जी सर, सर हमने नोट अभी किया है। चलें ये भी कोई अजीम बात ने नहीं। मैसेज किया है। चलें वो मैंने ऑन कर दिया। ठीक, बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्ला। अच्छा, बाय अब जो लॉग ऑफ एन का क्या मतलब है कि फर्ज किया आपने इस ये लेवलिंग है, ये ज़ीरो लेवल है, वन लेवल है, टू लेवल है। इस लेवल पे जाने के लिए अगर फ़र्ज़ किया आठ है, जैसे यहाँ पे ये सेवन है, तो एट अगर एन की वैल्यू एट हो तो ये चूँकि बाइनरी लॉग है तो लॉग एट की वैल्यू थ्री बन जाएगी, यानी थ्री टर्न्स के साथ आप जो है उस डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद हैश फंक्शन है। हैश फंक्शन के अंदर क्या होता है कि एक हैश फंक्शन में आप एक वैल्यू डिफाइन करते हो और फिर उस वैल्यू के अगेंस्ट डाटा स्टोर होता है। वैल्यू का भी फ़ायदा क्या है, फ़र्ज़ किया कि मसलन आपके पास एक रिकॉर्ड है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर फ़र्ज़ किया ले लें, तो स्टूडेंट के रिकॉर्ड में अगर आप सर्च करते हैं तो सर्च करने के लिए एक तो ये है कि आप पूरे जो है रिकॉर्ड को कंपेयर करें और फिर जाकर मिलें। उसकी बजाय उसका क्या हो जाए, उसकी अगर आप हैश फंक्शन के ज़रिए एक यूनिक वैल्यू दे दें और तो उस वैल्यू को सर्च करना फिर आसान हो जाएगा। तो उससे ये होगा कि डाटा को मैनेज करना आसान हो जाता है और फिर ये डायरेक्टली जो है वो मैप करके उस पर्टिकुलर डाटा को एक्सेस किया जा सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हैश फंक्शन का या हैश मैपिंग भी कहते हैं। उसके बाद बिट मैप है स्ट्रिंग ऑफ एन बाइनरी डिजिट रिप्रेजेंटिंग स्टेटस ऑफ एन आइटम। यानी इसके अंदर बिट्स के ज़रिए जो है वो डाटा को रिप्रेजेंट किया जाता है कि पर्टिकुलर बिट पर्टिकुलर डाटा को रिप्रेजेंट कर रही होगी। ठीक है, और उससे ये पता चल जाता है कि बिट्स से पता चल जाता है कि डाटा प्रेजेंट है या नहीं है। यानी इसके अंदर जैसे आप लोगों का ना सिंक्रोनस कम्युनिकेशन करने के लिए भी आप वो जो पैरिटी बिट के ज़रिए करते हैं, इसी तरीके से ये बिट्स का कॉन्सेप्ट जो है लाइनेज डाटा स्ट्रक्चर डिफाइन लिस्ट डॉट एच, फीफो डॉट एच और बाइनरी ट्री डॉट एच, ये हेडर फाइल है जिनके अंदर ये सारे डाटा स्ट्रक्चर डिफाइंड है। ये बल्कि ये वाला कॉन्सेप्ट जो बिट मैप जो स्ट्रिंग ऑफ बाइनरी डिजिट वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों ने एक कोर्स पढ़ा होगा डिस्क्रीट मैथ का, उसके अंदर भी जो है बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्ट्रिंग के जरिए का एक कॉन्सेप्ट था, अगर आपको याद हो। अच्छा, उसके बाद कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट ट्रेडिशनल के अंदर क्या होता है, स्टैंड अलोन जनरल पर्पस मशीन होती है बट ब्लर्ड एज मोस्ट सिस्टम इंटरकनेक्टेड विद अदर इंटरनेट और portal provide web access to internet access. Network computer are like web terminals. Mobile computer interactive via wireless networks and networking becoming ubiquitous. Even home system use firewall to protect home computer from internet. ये जो टर्म्स हैं ये इनसे आप सारी चीज़ों से फेमिलियर हैं। नॉर्मली जो ट्रेडिशनली हम कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट यूज़ करते हैं वो ऐसे ही है कि हमने एक कंप्यूटर लगा लिया, नेट चाहिए तो आईएसपी वालों से रब्ता कर लिया। ठीक है, अगर कोई वेबसाइट है तो पोर्टल के ज़रिए, जैसे आप यूनिवर्सिटी का पोर्टल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से आप वायरलेस नेटवर्क यूज़ कर लेते हैं, कनेक्ट कर रहे हैं मोबाइल के अंदर जैसे वायरलेस नेट। फिर आप अपने सिस्टम पे फायर वगैरह लगा लेते हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये जो है जर्नल हैंड हेल्ड स्मार्टफोन टैबलेट जो है ये भी कंप्यूटिंग ही की एनवायरनमेंट है। व्हाट इज़ द फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन देम एंड ट्रेडिशनल लैपटॉप। तो आप यानी कंप्यूटर पे और लैपटॉप के ऊपर आपको क्या एनवायरनमेंट का डिफरेंस लगता है। फिर एक्स्ट्रा फीचर, मोर ओएस फीचर, जीपीएस है, जायरोस्कोप है, ठीक है, अलाउ न्यू टाइप ऑफ एप्लीकेशन लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी है, ठीक है, फिर आई ट्रिपल वायरलेस सेलुलर डाटा नेटवर्क पर कनेक्टिविटी है, जो ब्लूटूथ है, इस तरह की चीज़ें ना लीडर एप्पल आईओएस गूगल एंड्रॉयड, ये सारी चीज़ें भी जो है वो कंप्यूटिंग की का ही पार्ट है। मोबाइल की जो है मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल की फैसिलिटीज़ जैसे जीपीएस है, जायरोस्कोप है, ये सारी चीज़ें जो है ये भी कंप्यूटिंग ही की डोमेन में है, लेकिन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मोबाइल आ जाती है। फिर कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट पहला था आपकी ट्रेडिशनल, जैसे आप पहले यूज़ करते थे डेस्कटॉप सिस्टम कर लिया, लैपटॉप यूज़ कर लिया, दूसरा मोबाइल हो गया, तीसरा क्या हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के अंदर क्या है, कलेक्शन ऑफ सेपरेट पॉसिबली हेट्रोजीनियस सिस्टम नेटवर्क टूगेदर। हेट्रोजीनियस यानी डिफरेंट भी हो सकते हैं कि एक के अंदर विंडो का एनवायरनमेंट है, दूसरे के अंदर लाइनक्स का एनवायरनमेंट है, तीसरे के अंदर
मैक का है। तो इस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ एनवायरनमेंट के सिस्टम्स भी इंटरकनेक्टेड होते हैं। नेटवर्क इज़ अ कम्युनिकेशन पाथ, टीसीपी आईपी मोस्ट कॉमन, लोकल एरिया नेटवर्क, वैन, मैन, पैन। ठीक है, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है प्रोवाइड फीचर बिटवीन सिस्टम अक्रॉस नेटवर्क, कम्युनिकेशन स्कीम अलाउ सिस्टम टू एक्सचेंज मैसेज, इलियन ऑफ ए सिंगल सिस्टम। तो इससे क्या है, नेटवर्क पे आप बैठे होते हैं लेकिन आप ऐसे ही बिहेव कर रहे होते हैं जैसे एक सिंगल सिस्टम वर्क कर रहा है। उसके बाद क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट आ गई, डिस्ट्रीब्यूटेड के बाद आ गई क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट। क्लाइंट सर्वर कंप्यूटिंग में डम टर्मिनल supplanted by smart PCs. Many systems now server respond to requests generated by client. Computer server system provide interface to client to request service, जैसे database है। फाइल सर्वर सिस्टम प्रोवाइड इंटरफेस फॉर क्लाइंट। अगर आप लोगों ने वो क्लाइंट सर्वर में ये देखा, आप ओरेकल इंस्टॉल कर लें, एक सिस्टम के ऊपर सर्वर इंस्टॉल कर लेते हैं तो सारे यूज़र जो है उसके साथ कनेक्ट होते हैं, अपनी क्यूरीज चला के देखे हैं। तो वो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट की एग्जांपल है कि एक सर्वर नेटवर्क के थ्रू मल्टीपल क्लाइंट्स को यूटिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा होता है। वो चाहे वो डेटाबेस सर्वर है, चाहे वो वेब सर्वर है, चाहे वो फाइल सर्वर है। ठीक है, वो सारे किसी भी किस्म का सर्वर हो सकता है। उसके बाद पीयर टू पीयर कम्युनिकेशन, अनदर मॉडल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। पी टू पी डजंट डिस्टिंग्विश क्लाइंट एंड सर्वर, इंस्टेड ऑल नोड्स आर कंसीडर्ड पीयर, मे ईच एक्ट एज ए क्लाइंट सर्वर और बोथ। Node must join P2P network, register its service with central lookup service network, broadcast request for service and respond to request for service via discovery protocol. Example, Napster और न्यूटेला, वॉइस ओवर आईपी सच है, स्काइप। स्काइप में भी तो ऐसे ही होता है ना, बहुत सारे लोग कनेक्ट होते हैं। तो पीयर टू पीयर एनवायरनमेंट होती है कि आप जिसको मर्जी जो है वो मैसेज वगैरह सेंड कर देते हैं। उसके बाद है virtualization. Virtualization allow operating system to run application within one operating system, vast and growing industry. Emulation used when source CPU type different from target type, PowerPC to Intel XT, generally slowest method when computing language not complied to native code interpretation. Virtualization operating system natively compiled for CPU running just operating system also natively compiled. Consider VMware running Windows XP guess each running application all native Windows XP host OS। वर्चुअल मशीन मैनेजर प्रोवाइड वर्चुअलाइजेशन, ये वही कॉन्सेप्ट है आप लोगों को। जैसे होता है कि आप विंडो के इन्वायरमेंट में बैठे हुए हैं तो आपको कोई जो है सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है, जो लाइनक्स की एनवायरनमेंट, तो आप क्या करते हैं उसके पुट्टी इंस्टॉल करते हैं या वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर लेते हैं। इसी तरीके से आप लोगों को जैसे ये हमारे पास जो विंडो के अंदर एक मसला आया जी, डॉस बेस एप्लीकेशन नहीं मिलती, तो वो डॉस बॉक्स इंस्टॉल कर लेते थे। वो क्या है, ये सारी वर्चुअल मशीन्स हैं कि वो आपको जो है वो एनवायरनमेंट वर्चुअलाइजेशन के एनवायरनमेंट के आप रियली तो उस एनवायरनमेंट में नहीं होते मगर आपको वो एनवायरनमेंट मिल जाती है। इसी तरीके से आप एंड्रॉयड या आईओएस की प्रोग्रामिंग करते हैं, वो भी वर्चुअल मशीन आपको प्रोवाइड करता है। तो आपको ऐसे ही लगता है कि जैसे आप एक्चुअली मोबाइल के ऊपर ही अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन वो तो वर्चुअल एनवायरनमेंट होती है। वर्चुअल मशीन के जरिए इसको आपको वो चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद सॉरी, वर्चुअलाइजेशन में यहाँ पे ज़रा इसको देख लें कि वर्चुअलाइजेशन में वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। नॉर्मली आपको कंप्यूटर एक इस तरह से मिलता है, एक हार्डवेयर होता है, उसके ऊपर कर्नल होता है, उसके ऊपर प्रोसेस चलते हैं, ये चीज़। अब एक ही मशीन के ऊपर आपको ये एनवायरनमेंट, हार्डवेयर एक ही है, हार्डवेयर एक ही है, वर्चुअल मशीन मैनेजर है जो आपको ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है कि ये मशीन हो गई, यानी ये हार्डवेयर हो गया, ये कर्नल हो गया प्रोसेसर, ये हार्डवेयर कर्नल प्रोसेसर हार्डवेयर। तो इस हार्डवेयर के अगर वो वहाँ से रिक्वेस्ट आती है तो वह ये वर्चुअल मशीन मैनेजर उसको हार्डवेयर प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इल्यूजन ऐसे ही होती है, वर्चुअलाइजेशन ऐसे ही होती है कि मैं अलग काम कर रहा हूँ, ये अलग काम कर रहा है, ये अलग काम कर रहा है, तो हर एक अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग एनवायरनमेंट पे पर अपना इंस्टॉलेशन करके बैठे होते हैं। तो ये जो है हमारे पास वर्चुअलाइज्ड एनवायरनमेंट की बात होगी। इसके बाद आ गई क्लाउड कंप्यूटिंग, डिलीवर कंप्यूटिंग स्टोरेज इवन एप्स एज ए सर्विस, जो पास सास, ये जो पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड, और फिर इसकी सर्विसेज जो है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है,
टेस्ट एज ए सर्विस, और भी बहुत सारी चीज़ें, अगर आप रिसर्च पेपर्स को देखें तो क्लाउड के बहुत सारी सर्विसेज, हाँ, रोज नई नई सर्विसेज आते हैं टेस्ट एज ए सर्विस। तो अमेजोन की जैसे एग्जांपल EC2 है, फिर आपके पास गूगल की भी है, और इसके अंदर बहुत सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो आपको क्लाउड की सर्विसेज देते हैं। क्लाउड के अंदर वो आपको क्या क्या चीज़ें सर्विस देते हैं कि आप चाहे तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस यूज़ कर लें, यानी आपके सॉफ्टवेयर जो हैं आपको यूटिलिटीज दे रहे हैं, आप चाहें तो उसके अंदर हार्डवेयर एज ए सर्विस यूज़ कर लें, या आप एज ए प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस यूज़ कर लें। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। Computing environment, cloud computing, cloud computing environment composed of traditional operating system plus virtual machines plus cloud management। जी, जो क्लाउड की सर्विसेज है वो पे पर यूज़ होती है, कि जितना आप यूज़ करते हैं सर्विसेज उतनी ही आपको पेमेंट करनी पड़ती है। इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड सिक्योरिटी लाइक फायरवॉल्स, लोड बैलेंसर, स्प्रेड ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल एप्लीकेशन। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपके पास इंटरनेट है, फायरवॉल आ गई, लोड बैलेंसर आ गया, और सर्वर्स हैं, और क्लाउड कस्टमर इंटरफेस है। तो वो इन चीज़ों को जो है वो वर्चुअल मशीन्स हैं। अब होता क्या है कि जितनी कस्टमर रिक्वेस्ट करता है उसी के अकॉर्डिंगली उसको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जाते हैं, कि अगर कस्टमर की डिमांड बढ़ गई तो उसके रिसोर्सेज भी बढ़ा दिए जाते हैं, और कस्टमर की डिमांड कम हो गई तो उसके रिसोर्सेज भी कम कर दिए जाते हैं। तो ये जो एज पर लोड ऑफ कस्टमर जो है उसको सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब इसका फ़ायदा क्या है, मसलन क्लाउड का फर्ज किया आपने जो है, आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर हाउस चला रहे हैं, आपको एक 6 माह का या 1 साल का एक प्रोजेक्ट मिल गया जिसके अंदर जो है वो हाई फाई कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए हैं, हाई फाई कंप्यूटिंग रिसोर्सेज चाहिए, तभी आप अपने जो डेवलपमेंट के काम को चला सकते हैं। अब एक तरीका ये है कि आप वो हाई फाई डिवाइसेस को परचेज करें और 1 साल बाद प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाए और आप कहें कि यार ये तो बचा कुछ नहीं, इसमें तो पैसे ज़्यादा खर्च हो गए हैं, और अभी सब मशीनरी का क्या करें, अभी पता नहीं कुछ इस तरह का कोई प्रोजेक्ट आता है कि नहीं आता। तो उसका हल क्या है कि आप क्लाउड के ऊपर रिसोर्सेज ले लेते हैं, तो आपने जितना इस्तेमाल किया होगा उतना आप पे कर देंगे रिसोर्सेज, जैसे ही आपका प्रोजेक्ट ख़त्म होगा तो आपके पास रिसोर्सेज भी ख़त्म। तो इस तरह से ये कि जब इन्वायरमेंट्स मिलती हैं कि जिसके अंदर आप ज़्यादा स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे फिर आप क्या करते हैं कि क्लाउड की सर्विसेज यूज़ कर लेते हैं, जिससे आप जो है वो अपने काम को चला लेते हैं। फिर इसकी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि आपका वो जो है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए जो आप नेटवर्क मैनेजर रखते हैं, और फिर जो है उसको उसका जो रनिंग कॉस्ट भी आती है कि वो आपका पूरा नेटवर्क जो है वो अप रहना चाहिए, और ये वो सारी चीज़ें, वो सारी हेडेक भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर के पास चली जाती है, कि उनकी सारी पैच इंस्टॉल करना, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ये सारी हेडेक ख़त्म। जिस चीज़ की सर्विस मिलेगी आपको वो अप टू डेट मिलेगा, इसमें किसी चीज़ की भी आपकी हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं होती, कि सिर्फ आपको पे करना होता है जितनी आपने सर्विसेज को यूज़ किया। उसके बाद आ गया रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम। रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम मोस्ट प्रीवेलेंट form of computer, very considerable special purpose limited purpose operating system, real time operating system use expanding many other special computer environment as well. Some have operating system, some perform tasks without an operating system. Real-time operating system has well-defined fixed time constraint. Processing must be done within constraint. Correct operation only is constraint. ये जो आपके जो क्रिटिकल सिस्टम्स हैं और जो रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम्स हैं, यानी इसके अंदर ज़रूरी नहीं कि ऑपरेटिंग सिस्टम भी इन्वॉल्व हो, यानी उसका सर्विसेज का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया जाता है कि उसके अंदर कोडिंग एज पर रिक्वायरमेंट। अब देखिए ना, अगर आप अब जैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर BCO फीचर है, और एम्बेडेड सिस्टम में आपको BCO फीचर नहीं चाहिए, आपको तो एक आध फीचर चाहिए, तो आप फिर पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम उस पर क्यों डिप्लाई करें।
तो उसकी बजाय उसका स्पेशलाइज्ड सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है, और उसको जो है वो एम्बेडेड सिस्टम, रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम का वो जो है वो मिसाइल्स के अंदर भी, और इसमें ये तो नहीं है कि वो पूरा कंप्यूटर तो नहीं उठा के उसके अंदर रख देंगे, उसके अंदर जो उसको जो नीड है उसके अकॉर्डिंगली ही वो चीज़ें डालते हैं, वो आपके पास रियल टाइम एम्बेडेड सिस्टम की एग्जाम्पल आ देंगे। उसके ऑपरेटिंग सिस्टम मेड अवेलेबल इन सोर्स कोड फॉर्मेट रेदर देन जस्ट बाइनरी कोड क्लोज सोर्सेस। सोर्स कोड की सूरत में कहाँ पे ओपन सोर्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उनके अंदर जो है वो बाइनरीज की बजाय सोर्स कोड दिया जाता है, और उस पर जो लोग जो चेंज करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। काउंटर टू दी कॉपी प्रोटेक्शन एंड डिजिटल राइट्स। लेकिन उसमें क्या है कि उसके अंदर ये चीज़ मेंटेन की जाती है कि आपने ओपन सोर्स को यूज़ किया, उसके अंदर चेंज किया, और अब उसको आपने कहा जी ये मेरा, अब इसको मुझे पेटेंट दे दें कि कॉपी प्रोटेक्शन देने का, अब ये मेरा हो गया। उसमें क्या है, जिसने ओरिजिनल रखा है उसका उसके पास पेटेंट है, जो उसमें अल्टरनेट करके उसमें पेटेंट करा देता है। तो इस तरीके से ये ओपन सोर्स चलता है। फर्क सिर्फ ये है कि इसके अंदर सोर्स ओपन होता है और आपके पास डिजिटल राइट्स होती हैं। DRM movement started by Free Software Foundation FSF, which has copy left GNU public license GPL. Example include GNU Linux, BSD Unix, include core of Mac operating system, and many more. Can use VM like VMware Play, free on Windows, VirtualBox, open source and free on many platforms. Used to run guest operating system for exploration. तो ये चीज़ें जो है वो कॉन्सेप्ट ओपन सोर्स की हैं कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको यूज़ कर लें। नहीं जी, ये पहला चैप्टर ख़त्म हुआ, 10 मिनट की ब्रेक है, मैं फिर दूसरा सेशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारा दूसरा सेशन कितने बजे से कितने बजे तक होगा अभी क्लास का? सिर्फ 10 मिनट में, ये मैंने जैसे स्टॉप करूँगा ना तो इसने इसकी वीडियो को जो है वो कन्वर्ट करना, उसमें इतना ही टाइम लगता है, 5 से 10 मिनट के दरम्यान। सर क्लास का टाइम 8 से 11 बजे तक था, 11 से 11:30 ऑनवर्ड हमारी सर मुराद के साथ क्लास है। अब मैं आपको वो अपना पोर्टल दिखा देता हूँ। पोर्टल के अकॉर्डिंगली 9 से 12 शो कर रहा है मेरे पास। मैं आपका अभी, बल्कि आप ऑनलाइन ही रहे, मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको नज़र आ जाएगा। सर मुराद को बताएं कि आप अपने पोर्टल के अकॉर्डिंगली क्लास लें, ये अपना टाइम ना डिफाइन करें। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपकी तसल्ली हो जाए। ये देखिए जी, ये टाइम टेबल अटेंडेंस अगर आपको लगाएं मंडे वाले दिन, ये देख रही पहली क्लास कितने बजे है, 9 से 10, दूसरी 10 से 11, तीसरी 11 से 12, ये तीनों आपकी क्लास है ना एडवांस ऑपरेटिंग सिस्टम की। और ये मंडे, अगर आपने टाइम टेबल देखना तो यहाँ टाइम टेबल भी देख सकती हैं, पहली दूसरी और तीसरी, ये पहली क्लास खाली है। उसके बाद ये मुराद आपके आपकी क्लास, ये मेरी मिसरों के मेरा टाइम टेबल दिखा रहा है, आप अपने पोर्टल पे देखो वहाँ पे क्या आ रहा है तो आपको पता चल जाएगा। इसमें कोई इश्यू वाली बात तो है नहीं, आप हर स्टूडेंट अपना पोर्टल देख सकता है। जी सर हम देख लेते हैं। हमारे पास सर जो टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग जो क्लास थी वो 8 से 11 थी, लेकिन हम पोर्टल चेक कर लेते टाइम हैं। टेबल को छोड़ो, पोर्टल देखो। जी सर हम देख ठीक लेते हैं। है। थैंक यू सर।